नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का बीजेपी विरोध कर रही है। इसे लेकर पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। आने वाले दिनों में इसे लेकर राजनीति और तेज होगी। पार्टी की कोशिश इसे निगम चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की है। पार्टी के बड़े नेता इसे लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 4 फरवरी को वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव नजदीक हैं और इसके साथ ही सभी पार्टियां एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करके अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी शासित निगमों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अपने पक्ष में चुनाव का माहौल बनाने में लगी हुई है, वहीं बीजेपी नेता आप सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। प्रदूषण की समस्या, बसों की कमी, झुग्गी बस्तियों की समस्या सहित अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी के नेता दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इन समस्याओं को उठाने के लिए साथ सभी पार्टी सबसे ज्यादा ध्यान नई आबकारी नीति को लेकर सरकार को घेरने में दे रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल नई आबकारी नीति का विरोध लगातार बीजेपी कर रही है और बीजेपी जिस तरीके से इसका विरोध कर रही है, आंदोलन का सुर छेड़ा है बीजेपी ने। ये जो सुर है ये कहीं ना कहीं निगम चुनाव के मद्देनजर कहा जा सकता है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार ने एक आबकारी नीति लेके आई, जिसके अंदर जगह-जगह शराब की दुकानों को प्राइवेटाइजेशन किया गया, यानी कि सरकारी जो शराब की दुकानें थी उनको बंद करके प्राइवेट जो दुकानें थी शराब की, उनको खोलने की अनुमति दी गई। मगर जिस तरीके से ये अनुमति दी गई उससे कहीं न कहीं जनता को भी परेशानियाँ होती नजर आई, क्योंकि स्कूलों के पास की बात करें या फिर कहें मंदिरों के पास की बात करें, वहाँ पर उनके नजदीक बिल्कुल शराब की दुकानें खुली, जिससे कहीं न कहीं भाजपा को एक मौका मिला और भाजपा ने इस मौके को बुलाने की भरपूर कोशिश की। और इसी कड़ी के अंदर कांग्रेस ने भी कहीं न कहीं इस दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को भी कहीं न कहीं घेरने की कोशिश करी। और इसी को लेकर अब जिस तरीके से अब निगम चुनाव जो नजदीक होते नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि मार्च अप्रैल के अंदर ही इसके निगम के चुनाव हो सकते हैं, तो उसको लेकर कहीं न कहीं एक मुद्दा मिल चुका है कांग्रेस के पास भी और यहाँ तक कि भाजपा के पास भी। और भाजपा की अब बात करें मंत्री जो स्मृति ईरानी है, वो लगातार इसको लेकर अब घेरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि 4 फरवरी को बीकर रैली का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ तक कि जनता के तक कह सकते हैं मैसेज पहुंचाया जाएगा कि दिल्ली सरकार जो है वो जगह-जगह शराब की दुकानें खोल रही है, जिससे कहीं न कहीं आने वाली जो पीढ़ी है उसको कहीं न कहीं नुकसान होता हुआ नजर आएगा। और जो महिलाएं हैं जो रोडों पे से निकलती है या शराब की दुकानों के पास से निकलेंगी, उनको कहीं न कहीं ये कह सकते हैं दिक्कतें होंगी। और कहीं न कहीं जो शराब पी के लोग जो नालियों में पड़े दिखेंगे या फिर रोडों पे गिरे गिरे हुए दिखेंगे, उसको लेकर भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को दिल्ली घेरने की कोशिश की जा रही है। और मगर दिल्ली सरकार की बात माने तो दिल्ली सरकार जो है वो निगम के अंदर चुनावों को लेकर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है कि ये जो निगम के अंदर जितने भी प्राइवेट से कह सकते हैं सरकारी विभाग है या फिर क्या है सरकारी स्कूल है या फिर पार्क है, उनको बेचने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों तरफों से कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप ज़रूर देखने को मिल रहा है और ये ही स्थिति सिर्फ निगम चुनाव के मद्देनजर यही की जा रही है। जी। फिलहाल जिस तरीके से नई आबकारी नीति का विरोध बीजेपी कर रही है, बीजेपी का तो काम है विपक्ष के रूप में विरोध करना। आम जनता इस नीति को किस तरीके से ले रही है? हालांकि आम जनता को बहुत ज्यादा नुकसान इससे हो सकता है, जिस तरीके से शराब से हम देखते हैं लगातार परिवार बर्बाद होते हैं। अब नई आबकारी नीति का जो विरोध है, क्या आम जनता भी इसका विरोध कर रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम जनता की तो पिछले हमने कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से कवरिंग की थी उसके दौरान भी कहीं न कहीं शराब की दुकानों को लेकर जनता जो थी वो परेशान थी। मगर सबसे ज़्यादा इसमें कहीं न कहीं जो पार्टियाँ थी, चाहे वो कांग्रेस की है या फिर भाजपा की है, वो ज़रूर विरोध कर रही थी। मगर उनके साथ-साथ जनता भी परेशान थी क्योंकि हमने जब ग्राउंड लेवल पर चेक करने की कोशिश करी, तो जनता से जब बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने ये कहा कि मंदिरों के बिल्कुल पास में शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही हैं? स्कूलों के पास में शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही हैं? और लगभग अभी तक लगभग 800 से ज़्यादा दुकानें हैं ये जो शराब की हैं, जो प्राइवेट दुकानें हैं, उनको खोलने की अनुमति दी गई है और यहाँ तक कि अब खुल भी चुकी हैं। मगर उससे कहीं न कहीं जनता को परेशानियाँ हो रही हैं। मगर इसी मुद्दे को लेकर जिस तरीके से भाजपा अब चुनावी मुद्दे कैसे मैदान के अंदर उतर चुकी है और लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर जो दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा था इसी मुद्दे को लेकर, आबकारी नीति को लेकर, तो कहीं न कहीं अब आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से अब 4 तारीख को यानी 4 फरवरी को जिस तरीके से रैली की जाएगी स्मृति ईरानी के द्वारा,
उसके अंदर भी यही मुद्दा सबसे बड़ा अहम होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर शराबकारी यानी कि आबकारी जो नीति है, उसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार बार-बार दावे कर रही है कि भाजपा जो है वो 15 साल के अंदर निगम के अंदर रही है और निगम को जो किसी कर्मचारी हैं या फिर कहीं सैलरी देने को जो दिक्कतें थी, वो नहीं दी जा रही थी, तो भाजपा कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के अंदर गिरती हुई नज़र आई। मगर यहाँ पर भाजपा की बात माने तो भाजपा की तरफ से भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा था, यहाँ तक कि बड़े-बड़े ऐलान किए गए। दिल्ली सरकार ने बसों को लेके आने की बात की गई थी, वो नहीं लेके आई गई है। झुग्गी बस्तियों के अंदर पानी की सुविधाओं की बात हुँ। करें, नालियों की सुविधाओं की बात करें, वो नहीं मिल पाई है। तो कहीं न कहीं बड़े-बड़े वादे दोनों तरफों से किए गए हैं, मगर अभी तक धरातल पर किसी को भी पूरा नहीं किया गया और उससे कहीं न कहीं जनता को परेशानी है और आने वाले दिनों के अंदर इन शराब की दुकानों को और ज़्यादा खुलेंगी, तो कहीं न कहीं और ज़्यादा दिक्कतें जनता को ही होती नज़र आएँगी। जी। हुँ। राजीव, इसी के साथ देखिए नई आबकारी नीति का विरोध तो चलिए आम जनता भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। लेकिन इसकी सफाई में सबसे पहली बात तो आम आदमी क्या बात कह रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, वो अपनी सफाई में कई अहम बातें रख रही है। क्या वो सफाई है और क्या जिस तरीके से ये जो आबकारी नीति है, इसका जो समर्थन है वो आम आदमी पार्टी कर रही है? किस तरीके से क्या जो शब्द होते हैं आम आदमी पार्टी के? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आबकारी नीति की, तो भाजपा जिस तरीके से कह सकते हैं दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और हुँ। यही चीज़ हमने दिल्ली की सरकार के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उनसे सुशील गुप्ता जी उनसे बातचीत करने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये आबकारी नीति कोई नई नीति नहीं है, ये पहले से चल रही है, सिर्फ़ इसमें प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। यानी कि सीधे-सीधे कहें तो प्राइवेट हाथों में दे दी गई है, जिससे कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को कुछ राहत मिल पाएगी। मगर वो राहत कहीं न कहीं जनता के लिए मुश्किलें बनती नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हर इलाके के अंदर 2-2 3-3 4-4 5-5 दुकानें खुल रही हैं, तो उससे कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आएँगी। मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से चुनावी मैदान है, यानी कि चुनावी समय नज़दीक आ चुका है निगम का, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं अब रणनीति बनती नज़र आ रही है। दिल्ली सरकार के पास कहीं न कहीं भाजपा को घेरने के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो निगम के अंदर अभी तक काम नहीं किए गए हैं, उनको लेकर है। मगर भाजपा के पास भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ आबकारी नीति को लेकर बड़े मुद्दे हैं, जो लगातार घेरे जाएँगे। मगर देखना होगा 4 फरवरी को जिस तरीके से अब रैली की जाएगी, उसके अंदर जनता का सहयोग किस तरीके से मिलता है और आने वाले दिनों के अंदर इन शराब की दुकानों से कितनी नुकसान जनता को झेलना पड़ेगा और सरकार को, दिल्ली सरकार की बात करें जो दावे कर रही है कि अभी तक कि भाजपा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और जनता जो है वो भाजपा से निराश हो चुकी है। तो देखना होगा कि दिल्ली सरकार ही वाकई में आ पाती है या फिर बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं। जी। हुँ, ठीक है। ये बात भी काफ़ी अहम देखनी होगी कि दिल्ली सरकार आती है या बड़े-बड़े वादे सिर्फ़ किए जाते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहूँगी राजीव कि जो नई आबकारी नीति है, इसका विरोध करके बीजेपी किस तरीके से निगम चुनावों को साधने की कोशिश कर रही है? क्या समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आबकारी नीति की, तो आबकारी नीति को लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने इसको कैसा हजामा पहनाया गया है, तक कि दिल्ली सरकार ने जितनी शराब की सरकारी दुकानें थी, उनको बंद कर कर प्राइवेट हाथों के अंदर दे दी, जिससे कहीं न कहीं और ज़्यादा दुकानें खोली गई। लाइसेंस लेने के लिए कैसे कांग्रेस ने और भाजपा ने ये आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार जो लाइसेंस दे रही है शराब की दुकानों के अंदर, उसके अंदर कालाबाज़ारी की जा रही है और दुगने से तिगने दाम लिए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। तो कहीं न कहीं उसके अंदर भी कहीं न कहीं मुद्दा मिलता हुआ नज़र आ रहा है भाजपा को। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी कहीं न कहीं जनता के लिए ये कह रही है कि जो 15 साल निगम के अंदर भाजपा रही है, उसने अभी तक जनता के लिए काम नहीं किए हैं। झुग्गियों में जिस तरीके से पानी जमा हो जाता है, वो काम नहीं किया गया है। जो कैसे अंडरपास जो बारिशों के अंदर भर जाते हैं, उसके अंदर काम नहीं किया गया। मगर आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफों से हैं। मगर यहाँ पर कहीं न कहीं भाजपा को भी समझना होगा कि उनकी कमियाँ क्या थी, जो उन्होंने अभी तक 15 साल के अंदर दूर नहीं करी और दिल्ली सरकार जिन दावों को लेके आ रही है, उनको लिए भी कहीं न कहीं रणनीति होनी चाहिए कि दिल्ली सरकार दावे तो लेके आ रही है, मगर जो पिछले दावे जो किए गए थे, उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिससे कहीं न कहीं जनता अभी तक नाराज़ होती नज़र आ रही है। मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर, यानी कि निगम चुनाव जब आएँगे, तो जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करती है और किस पार्टी को निगम के अंदर सत्ता देती है। जी। हुँ। राजीव, कई बार जब सर्वे किया गया तो देखिए दिल्ली में एमसीडी जो है वो बीजेपी के तहत आती है और पीडब्ल्यूडी जो है वो आम आदमी पार्टी के तहत आती है। लेकिन चाहे एमसीडी हो चाहे पीडब्ल्यूडी, बेशक आम आदमी पार्टी कहती हो कि हमने गाद निकाली है, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन बारिश का जब मौसम आता है, हमने देखा वो मानसून सीज़न किस तरीके से जो सड़कें हैं वो पानी में लबालब रही और आम जो जनता है वो किस तरीके से परेशान रही। अब आम जनता का क्या मूड है निगम चुनावों के लिए?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जब बारिशें आती हैं तो कहीं न कहीं अंडरपास की बात करें, सड़कों की बात करें तो सड़कें जो हैं वो पानी से भर जाती हैं, स्विमिंग पूल बन जाते हैं। अंडरपास तो इस तरीके के अंडरपास बन जाते हैं कि उसमें स्विमिंग पूल छोड़िए, आप बसों को भी कहीं न कहीं डूबते हुए देखा है हमने। हुँ। जनता परेशान होती है, मगर जनता से जब पूछा जाता है कि ये क्या दिल्ली सरकार के अंडर में या फिर एमसीडी के अंडर में है और जनता के लिए काम क्यों नहीं किए गए हैं? तो यही जनता कहीं न कहीं दोनों ही तरफों से नाराज़ होती नज़र नज़र आती है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी यानी सड़कें जो हैं, वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं और जो गलियों की, नालियों की सफाई की बात करें या फिर सीवर लाइन की सफाई की बात करें, वो एमसीडी के अंडर में आता है। मगर यहाँ पर दोनों ही तरफों से लापरवाही देखने को मिलती है और कहीं न कहीं दोनों ही तरफों से ये कहा जाता है कि हमने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के द्वारा सफाई करी गई है और दिल्ली एमसीडी कहती है कि हमने नालियों की सफाई करी गई है। मगर जब बारिश आती है तो धरातल पर दोनों ही तरफों से दोनों की ही पोल खुलती हुई नज़र आती है और जनता कहीं न कहीं इससे नाराज़ भी होती नज़र आती है और कहीं न कहीं यही कहती है कि आने वाले दिनों के अंदर हम इस सरकार को नहीं लेके आएँगे, इस पार्टी को नहीं लेके आएँगे, मगर आने वाले दिनों के अंदर अब जिस तरीके से चुनाव होंगे, उसके अंदर जनता क्या मूड लेके आती है और क्या किस तरीके से वोटिंग करती है और किस तरीके को मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग करेगी, ये हुँ। जनता के ऊपर ही तय होगा। मगर अभी आने वाले चुनाव के समय के अंदर कहीं न कहीं राजनीति ज़रूर गरमाती हुई नज़र आ रही है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत विभिन्न प्रवर्तन टीमों द्वारा राज्य में 30 जनवरी तक आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबंध में 305 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति जब्त की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया कि निगरानी टीमों ने 12.11 करोड़ रुपए की 26.64 लाख लीटर शराब बरामद की है। इसी तरह प्रवर्तन विंग द्वारा 273.13 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद करने के अलावा 18.48 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी भी जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1197 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। इसके अलावा गड़बड़ी करने की संभावना वाले 2860 व्यक्तियों की पहचान भी की गई है, जिनमें से 1835 व्यक्तियों के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, जबकि बाकी बचे अन्य लोगों पर जल्द ही मामला दर्ज कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा के नजरिए से सीआरपीसी अधिनियम की निवारक धाराओं के अंतर्गत 696 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से जो शराबों की तस्करी को लेकर या फिर यूं कहें कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन जो है वो पंजाब में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। 30 तारीख तक बहुत ज्यादा ऐसी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है, लोगों को काबू किया गया, मामले दर्ज किए गए। डॉक्टर एस करुणा राजू ने इसकी जानकारी दी है, क्या कुछ इसमें खास रहा, ये बताएं कि क्या कुछ जानकारी है। देखिए, अगर हम इस बार बात करें तो सबसे ज्यादा जोर अगर हम देखें ना ही इस बार अगर हम कहें लिकर का दिख रहा है, ना ही इस बार पैसे का दिख रहा है। इस बार सबसे ज्यादा किसी भी चीज का असर आप देखें तो इसमें नशीले पदार्थों पे सीधा अगर हम बात करें 270 करोड़ के करीब, ठीक है, सीधे तौर पे 270 करोड़ के करीब के नशीले पदार्थ सीज किए गए हैं। अगर उसके मुकाबले हम शराब की बात करें या फिर हम पैसों की बात करें तो काफी कम है। अगर हम शराब की बात करते हैं तो 12 करोड़ के करीब की अगर हम कहें शराब पकड़ी गई है, जिसका अगर हम माफ कीजिएगा, अगर हम बात करें तो 26 लाख के करीब 26 लाख लीटर के करीब दारू थी। उसका अमाउंट अगर हम वैसे कंसिडर करते हैं तो काफी ज्यादा है अगर हम लीटर्स में कंसिडर कर रहे हैं। पर ऑल ओवर हम 18 करोड़ कैश, पर सबसे ज्यादा किस चीज का जोर दिख रहा है वो है नशीले पदार्थ। 270 करोड़ से ज्यादा, अगर हम एग्जैक्ट फिगर पे जाए 273.13 करोड़ के नशीले पदार्थ। तो आप देख सकते हैं इस बार कहीं ना कहीं नशीले पदार्थों पे जोर दिया जा रहा है, जो भी इलेक्शन में इनका इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो सीधी पर अगर हम बात करें कि एक तरह से दोहरे मापदंड देखने को मिल रहे हैं, जहां पे हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में आई है वो ये चीज कहती है कि पंजाब को हम नशा मुक्त कर देंगे, और ऐसे में नशे का इस्तेमाल पंजाब में पावर में आने के लिए किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज देखते हुए भेजा जा रहा है। पर अगर हम कहें कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे अपनी सख्ताई पे पूरी तरह कामयाब होता नजर आ रहा है। अगर हम कहें चाहिए 26 लाख लीटर दारू की सीज हो या फिर 270 करोड़ के नशीले पदार्थों को जब्त किया गया हो या फिर फाइनली 18 करोड़ बेनामी कैश सीज किया गया, इन सभी चीजों का
इलेक्शन में एटलीस्ट हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा कि जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल करना था उन तक तो ये चीजें नहीं पहुंची है। पर हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि अब इनके ऊपर जो चलती बनती कार्रवाई है उसके चलते जिसने भी इनका इस्तेमाल करने की कोशिश की है उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। जी। ठीक है। आदर्श आचार संहिता का जो पालना है वो पूरे तरीके से करवाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है पंजाब में। इसके साथ अमित देखिए, कल ही चुनाव आयोग की बैठक हुई है और प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है। उन प्रतिबंधों में ढील के तहत अब पंजाब में किस तरीके से चुनावी जनसभाएं होने जा रही है और प्रशासन उन जनसभाओं में जो आदेश दिए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा, जो तमाम चीजें बताई गई है कि 1000 लोग यहाँ रहेंगे, 500 लोग यहाँ रहेंगे, क्या उसका पालन पूरे तरीके से करवाने में सक्षम है प्रशासन? ये देखिए, अगर हम कहें कि प्रशासन अपनी तो काफी ज्यादा सख्त है। अगर हम देखें कि सबसे पहले जो स्टेप स्टार्ट किए गए थे, पहले डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों को लागू किया गया था, उसके बाद इसको बढ़ा के 10 लोग कर दिया गया था और अब जब नए ऑर्डर आए तो इनको 20 लोग कर दिया गया। मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं कि जब 5 लोग थे तब उसमें अरविंद केजरीवाल और अगर हम कहें कि भगवत मान और अगर हम कहें कि अनमोल गगनमान खरड़ में कैंपेन करते हुए नजर आए थे, जिसके लिए बकायदा अगर हम कहें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया था, क्योंकि जो सीधे तौर पे डोर टू डोर कैंपेन में लोग कैंपेन करते हुए नजर आए तो वो ज्यादा थे। तो अगर हम कहें कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में पूरा सख्त है कि जो हिदायतें जारी की गई हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाए। उसी चलते अगर हम कहें कि एक और अगर हम कहें साधु सिंह धर्मसोत के ऊपर भी कार्रवाई के ऑर्डर्स बकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दिए गए हैं। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन इस चीज को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है कि कौन सा कैंडिडेट कितने मीटिंग्स कर रहा है, किस टाइप की मीटिंग्स कर रहा है। देखिए, रिस्ट्रिक्शन अलग अलग तरह की है, किसी तरह की नुक्कड़ मीटिंग अलाउड नहीं है, किसी तरह की रोड शो अलाउड नहीं है, चाहे पैदल यात्रा तक भी कोई अलाउड नहीं है। अगर कोई भी कैंपेन करना है तो आप डोर टू डोर जा सकते हैं और वो इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे अब तो 20 लोगों की इजाजत है कि अगर कैंडिडेट और उनके साथ 19 और लोग जा सकते हैं, पर पहले इसको रिस्ट्रिक्शन 5 और 10 तक कर दिया गया था। पर वही अगर हम कहें कि एक मेजर ढील, जो सीधी तौर पे एक मेजर ढील ही बोलेंगे इलेक्शन कमीशन दी गई है, वो है कि अब इंडोर मीटिंग में पहले जहां पे ब्रैकेट 300 और 500 का रखा गया था, तो अब इसको बढ़ा के 1000 का कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि बड़ी गैदरिंग्स अब कंपैरेटिवली हो पाएंगी, क्योंकि अब इन गैदरिंग का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि देखिए इलेक्शन में समय बहुत थोड़ा रह गया है। ये रिस्ट्रिक्शन अगर हम देखें कि सीधे तौर पे 11 फरवरी तक लगाई गई, तो हम कह सकते हैं कि मेजर कैंपेन पीरियड निकल जाएगा, कि आखिरी के अगर हम सीधे तौर पे कहें कि 6 दिन रह जाएंगे कैंडिडेट्स के, और अगर ये अगर हम कहें रिस्ट्रिक्शन वो आखिरी 6 दिन भी एक्सटेंड हो जाती है तो शायद पंजाब में रैलियां हमें एटलीस्ट ना देखनी पड़े। इस बार पंजाब में एक बिल्कुल ही अलग अगर हम कहें इलेक्शन कैंपेन देखने को लेकिन मिलेगा। और अमित इसका ये देखिए, अब देखना होगा। चुनावी जी। जो सरगर्मियां हैं, चुनावी गलियारे हैं, उसमें अगर बात करें तो बिना कैंपेन के क्या चुनाव संभव है? जी देखिए, इस बार अगर हम बात करें तो कैंपेन अलग ही रहा है। शुरू से अगर हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग की बात करते हैं, अगर हम चाहे किसान आंदोलन के चलते हम बोलेंगे बीजेपी अपने लेवल पे उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पाई जो कैंपेन नॉर्मली एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो उसी के अगर हम कहें कि शिरोमणि अकाली दल को भी सेम उसी तरह का विरोध देखना पड़ा, क्योंकि किसानों ने ही सीधे तौर पे बोल दिया था कि जब तक हमारा आंदोलन चल रहा है आप अपनी कोई रैलियां ना करें, किससे हमारा आंदोलन कमजोर होता है। उनकी तरफ सीधे तौर पे एक बातचीत की गई थी और ये कहा गया था कि जब आचार संहिता लगेगी उसके बाद आप जैसी चाहे रैलियां करें, आप जैसे चाहें आपने अपने रोड शोज करने हैं वो आप कर सकते हैं। पर अगर हम कहें कि बहुत बड़ा कोइंसिडेंस रहा, या ये कहें कि जब आचार संहिता लगी तब इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन पे पाबंदियां लग गई। तो इस बार अगर हम कहेंगे बिल्कुल अलग ही कैंपेन देखने मिल रहा है, या हम कहेंगे कि जैसे खुद इलेक्शन कमीशन कह चुका है भारत में पहली बार होगा कि रोड शोज और गलियारों से हट के इस बार इंडिविजुअल प्रमोशन और सोशल मीडिया प्रमोशन पे ज्यादा होगा, क्योंकि अब ये डिपेंड रहेगा कि किस अगर हम कैंडिडेट ज्यादा सोशल मीडिया पे अपने आप को ज्यादा अच्छे से प्रमोट कर पाया, या फिर हम कहें कि जिन्होंने पुराने काम किए हैं। अगर हम कहें कि लास्ट मोमेंट प्रमोशन इस बार शायद इतनी काम नहीं आएगी, जिन्होंने पूरे साल काम किया, या फिर हम कहें जो लगातार लोगों के बीच में रहे, जिनमें लोगों के पुरानी गुडविल है, इस बार वो चीजें जरूर हम देख सकते हैं कि इलेक्शन में ज्यादा असरदार रहने वाली है। तो ये देखना होगा पुरानी गुडविल, पुराने कामों का फायदा कौन उठा पाता है। क्या वो करंट कांग्रेस सरकार के कैंडिडेट्स होंगे जिनकी सरकार थी क्योंकि उनके 5 साल थे, या फिर वो लोकल कैंडिडेट्स होंगे या दूसरी पार्टी कैंडिडेट्स होंगे जो अपने लेवल पे पूरे साल इलेक्शंस को मद्देनजर देखते हुए पहले ही काम करते रहे हैं। तो इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और इस बार अगर हम कहें कि जो इलेक्शंस है वो एक नया क्राइटेरिया लेके आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया या फिर हम कहें कि इंडिविजुअल प्रमोशन उसने भी एक नया दौर शुरू किया। अब ये देखना होगा कैंडिडेट इसका प्रॉपर यूज कैसे कर पाते हैं, क्योंकि फेक प्रमोशंस या फिर फेक न्यूज पे तो बैन है और उसके ऊपर बकायदा पैनी नजर भी रखी जा रही है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। अगर कोई क्रिमिनल थोड़ा रिकॉर्ड है समय वो भी में हाईलाइट बताएं। करना पड़ेगा बकायदा। 3 बार ठीक आपको है।
दर्शाना पड़ेगा। तो ये ठीक देखिए है हर एक अमित, मैं चीज, हर जानना एक चाहूंगी पहलू रखा आपसे गया है। मात्र थोड़े समय में ये जी। बात बताएं कि देखिए आम आदमी पार्टी जो है उसने पूरे तरीके से अपना कैंपेन किया, ज्यादा सक्रिय नहीं हुई, लेकिन आदर्श आचार संहिता से पहले आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने पूरे तरीके से चुनावी जो गतिविधियां हैं वो की, और उसमें शिरोमणि अकाली दल भी कुछ खास उन्होंने नहीं किया। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी ज्यादा खास नहीं रही है, हालांकि कांग्रेस के कामों की वजह से उनको जो लाभ है कुछ मिल सकता है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी तो चुनावी मैदान में दिखी ही नहीं है पंजाब में, जनाधार पहले नहीं है और पंजाब में उसके बाद दिखी भी नहीं है बीजेपी। हालांकि तो क्या सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह से गठबंधन का ही उन्हें फायदा मिल सकता है? क्या बीजेपी अपना वो जनाधार पंजाब में दिखा सकती है? जी देखिए, यही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैंने जैसे आपको बोला कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस बैन से किसी को हो रहा है तो पंजाब में बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि उनको जीरो प्रमोशन का टाइम मिला। एक बड़े लेवल पे, लोकल इंडिविजुअल लेवल पे भले ही प्रमोट करते रहे हो, पर बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये सब करती रही। अगर हम बात करें इलेक्शन कंडक्ट से पहले, अगर हम बात उसे, किसानों का जोर चल रहा था, इसलिए कई सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक सहमति जता दी थी, जिसके बाद कोई बड़ी रैलियां नहीं हुई। पर हाँ, इससे पहले अगर हम बोले तो अकाली दल की तरफ से घर अपने, हम कहेंगे जिला जिला जाके कैंपेनिंग की गई थी, तो एक स्टार्टिंग अगर प्रमोशन हम कह सकते हैं अकाली दल के पास था। बीजेपी वो चीज नहीं कर पाई। कांग्रेस और वही आम आदमी पार्टी, हम केजरीवाल की बात कर ले, अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने अपने वादों के नाम पे, जब हम कह सकते हैं जब उन्होंने कैंपेन किया तो हर बार एक आते थे तो 4 अलग-अलग जगहों पे, जैसे हम कहें बड़ी-बड़ी मीटिंग, चाहे वो एजुकेशन के लिए बड़ा वादा करके गए थे, बिजली सेक्टर के लिए एक बड़ा वादा करके गए थे, आम जनता के लिए बड़ा वादा करके गए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बड़ा वादा करके गए थे। तो उस चीज का हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठा सकता है तो कैंपेन्स का, तो हम कह सकते हैं कांग्रेस और ठीक आम है। आदमी पार्टी रही। कांग्रेस क्योंकि वो सरकार में थे, और आम आदमी पार्टी क्योंकि उन्होंने बहुत ही, अगर हम कहें प्लान तरीके से पहले ही कई कदम उठाए थे। हाँ, विरोध उन्होंने सहना पड़ा था, पर अरविंद केजरीवाल उस जरूर हम कह सकते हैं कि वो फायदा जरूर उठा ठीक के है, उस टाइम फायदा पीरियड इन का, चुनावी जब कैंपेन का तक लोग, हाँ बीजेपी जी। को नहीं हो पाएगा, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इसको बुनाने की कोशिश जो है उनकी जो साकार कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते महाराष्ट्र में स्कूल और कॉलेज बंद है। इसी वजह से छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश में अब ऑफलाइन एग्जाम कराने का आदेश दिया है, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम छात्रों को रास नहीं आ रहे हैं। इसी को लेकर छात्र पूरे प्रदेश में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस बीच अपनी बात मनवाने सोमवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र मुंबई के धारावी में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर जमा हो गए और जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते मामला इस कदर बढ़ा कि पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने के लिए छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा और इससे कई छात्र चोटिल भी हुए। आरोप है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे हिंदुस्तानी भाव द्वारा छात्रों को भड़काया गया, जिसके बाद छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। दरअसल हिंदुस्तानी भाव ने बोर्ड एग्जाम को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। भाव ने इसमें राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से अपील की थी कि कोरोना काल में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और ऑफलाइन परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। साथ ही भाव ने ऐसा नहीं करने पर छात्रों को उनके खिलाफ सड़क पर उतरने को भी कहा था, जिसके बाद ये तमाम आरोप उन पर लग रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन मुंबई में चल रहा है छात्रों का, और इस पर आरोप सीधे हिंदुस्तानी भाव पर लग रहा है, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, उनका कोई रिएक्शन, और शिक्षा मंत्री का क्या कुछ इस पूरे मसले पर कहना है? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले आपको बता दें कि मुस्कान भाव उर्फ विकास पाठक की गिरफ्तारी आज हो गई है, क्योंकि गृह मंत्री ने सीधे तौर पे कहा था कि जो लोगों ने इस तरह के आंदोलन करवाए हैं उनके खिलाफ तक कार्रवाई की जाएगी। इस विषय को लेकर डीसीपी अशोक प्रणय ने सीधे तौर पे कहा था कि छात्रों को भड़काने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ छात्रों को तितर बितर करते समय उन्होंने कहा था कि सिस्टमेटिक ढंग से शिक्षा मंत्री को पत्र देकर ये बातें कही जा सकती थी, लेकिन आंदोलनकारियों को, छात्रों को भड़काया गया, जिसके बाद इस तरह का शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना आंदोलन करवाया गया, जिसमें मुंबई पुलिस को लाठी भी चार्ज करनी पड़ी। फिलहाल शिक्षा मंत्री इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगी, उसके बाद क्या कुछ फैसला होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यह जानकारी मिल रही है कि विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव के अलावा अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है।
यानी हिंदुस्तानी भाव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच सत्यप्रकाश ये भी बताएं कि जो छात्र चोटिल हुए थे लाठीचार्ज में, उनका फिलहाल कैसा हाल है? देखिए, मुंबई पुलिस जो है धारावी के इलाके में जब अचानक कई हजार छात्र जो है पहुंचे थे, उसको लेकर कहीं कहीं मुंबई पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, बल प्रयोग करना। इसको लेकर डीसीपी ने कहा है कि मजबूरन लोगों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि लाठी चार्ज के लिए मुंबई पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन हम्म। वीडियो तस्वीरें सीधे तौर पर बता रही है कि किस तरह से मुंबई पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की। फिलहाल जिन छात्रों को चोट लगी थी, उन्हें जो है नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज भी किया जा रहा है। लेकिन चोटें इस कदर नहीं है कि उन्हें इस तरह की ज्यादा कोई गंभीरता हो फिलहाल। लेकिन छात्रों में रोष देखा जा रहा है, क्योंकि छात्र बार बार ये कर रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान लोगों की परीक्षाएं जो है ऑनलाइन हुई है, ऐसे में उनकी भी परीक्षाएं ऑनलाइन की जाए, ऑफलाइन नहीं की जाए। क्योंकि जो उन्हें पढ़ाई करवाई गई है, उस दौरान उन्हें ऑफलाइन ठीक है। जो है की गई। जी ठीक है। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया गया था, शिक्षा मंत्री का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर इस तरह की बातें थी तो वह पत्र व्यवहार के द्वारा या फिर किसी अन्य माध्यम के द्वारा कहा जा सकता था, लेकिन इस तरह का घेराव करना गलत बात है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर वह मुख्यमंत्री से बात करेंगी कि किस तरह का जो है योजना बनाई जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा है कि जब मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कम हुई, तो ऐसे में स्कूल कॉलेजों को खोलने की पूरी तैयारी चल रही है। ऐसे में उनका एग्जाम भी पूर्वतः समय के आधार पर उसी समय किया जाएगा, जिसमें निर्धारित किया गया है कि 25 फरवरी से 10वीं की परीक्षा और 15 फरवरी से 12वीं की परीक्षा होनी थी। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।